हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एसएससी जेईई बिगिनर सीरीज का पहला पार्ट आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे और पहला पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। उसमें हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के लगभग जो थे 20 क्वेश्चन को किए थे और 20 क्वेश्चन 20 कॉन्सेप्ट के साथ थे लगभग। यहाँ ये जो सेशन है ये सेशन नंबर 2 है 3 फेज इंडक्शन मोटर का और ये सबसे लास्ट सेशन है। इस सेशन के बाद आपके जितने भी जेईई लेवल के एग्जाम हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन मोटर के आप आसानी से बना सकते हैं इस सेशन के बाद। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो स्टैटिक क्वेश्चन होंगे जिसको डायरेक्ट आपको याद करना होगा। कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल का बादशाह बनना है कि न्यूमेरिकल को कैसे हमको बनाना है। बस कुल मिलाकर ओवरऑल इसमें 5 से 7 फार्मूला होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जो कि हमें याद होना चाहिए। इन 5 से 7 फार्मूला में पूरे के पूरे आपका जो है ये यूनिट खत्म हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। जैसे जैसे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते जाते हैं उसी तरीके से आप उस पर थोड़ा सा एफोर्ट लगाकर अच्छे से इसको पढ़ते जाना है। और हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको फिर कभी भी दिक्कत मशीन में नहीं होने देंगे। पहले मशीन को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सेकेंड सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ अ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रन स्लो, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर जो हमारा है वो स्लो रन कर रहा है, धीरे रन कर रहा है, धीरे चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी द रीजन, उसमें से कौन, ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन सा रीजन है जो कि सही नहीं है उसको स्लो रहने का। तो देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो देखिए। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे और ये फार्मूला पिछला सेशन में भी आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे NS इक्वल टू पढ़े थे क्या 120 F अपॉन में P। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ेगा तब उस केस में हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, तब तो ये स्लो तो नहीं रन करेगा। जब NS का वैल्यू ज़्यादा होगा तो NR का वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो जब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो NS बढ़ेगा, NS बढ़ेगा तो हमारा NR बढ़ेगा। तभी ये केस तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा नहीं है। तो इसका क्या करा था कि कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्लो रनिंग के लिए रखता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हाई स्पीड उसका होगा, हाई स्पीड में रन करेगा। लो वोल्टेज के कारण हमारा होता है, ये सही है, हमारा लो वोल्टेज सही है। शॉर्ट सर्किट स्टेटर कॉइल ये भी सही है, और ओवरलोडिंग, इन तीनों के कारण हमारा मोटर जो है वो स्लो रन करता है। मतलब वोल्टेज अगर लो है तब भी, या फिर ओवरलोडिंग है, लोड ज्यादा उस पर पड़ गया तब भी स्लो होता है। नहीं तो अगर शॉर्ट सर्किटेड स्टेटर कॉइल अगर शॉर्ट सर्किट होता है तब भी हमारा जो है वो स्लो स्पीड से रन करता है। ये कहाँ पूछा गया था? ये RSM SSB 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन ये सब है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन क्या सिर्फ हमको देखना था, जिसको ये रिलेशन याद होगा वो आसानी से उसको बना लेता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से तो हमारा NS का वैल्यू बढ़ता है और NS बढ़ेगा तो NR बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, NS बढ़ेगा तो NR कैसे बढ़ेगा उसके लिए भी देख लीजिए आप। क्या हम पढ़े थे? NR इक्वल टू क्या पढ़े हैं? 1 माइनस के S और इंटू में NS। तो NS बढ़ेगा तो NR देखिए डायरेक्टली है ना यहाँ पर प्रोपोर्शनल, तो NS बढ़ेगा तो NR भी बढ़ेगा। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है कि ए 3 फेज 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी सप्लाई वोल्टेज फॉर द मशीन वुड बी। देखिएगा, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी वोल्टेज, जब मोस्ट सेटिस्फैक्टरी सप्लाई वोल्टेज इस तरीके का कोई केस आए तो उस केस में हम लोग एक चीज पढ़े थे, V बाई एफ कॉन्स्टेंट करके एक पढ़े थे ये टर्म। तो सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए V/F जो हमारा होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका कि V1/F1 इक्वल्स टू हमारा होगा V2/F2, यही तो होता है। अब V1 हमारा कितना है? V1 हमारा 480 है यहाँ पर, और V1 और F1 हमारा कितना है? 60 हर्ट्ज है। और यहीं पर हमारा V2 नहीं पता है, लेकिन V2 का हमारा फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज है। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये होगा क्या? तो ओवरऑल यहाँ पर बचेगा 480 इंटू में 50 अपॉन में 6 हो जाएगा, इतना बचेगा। ओवरऑल हमारा यही बचेगा 480 अपॉन में 60 इंटू में 50। तो यहाँ पर ये 6 है तो यहाँ क्या आ जाए 6 7 जा, यहाँ पर 36 36 42 8 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब यहाँ पर 80, यहाँ पर ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 8 टाइम 80। यहाँ पर देखिए इसका कैलकुलेशन को देखिए फिर से, यहाँ पर थोड़ा घोच पोच हो गया, देखते हैं हम लोग फिर से इसको देखिए करते हैं। V/F हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि V1/F1 इजकल टू V2/F2 ये होता है। यहाँ पर हमारा गिवन क्या है? V1 दिया हुआ है, उसका F1 दिया हुआ है और यहाँ पर F2 दिया हुआ है। तो V1 हमारा कितना है 480 अपॉन में 60, और यहाँ पर ये V2 अपॉन में F2 का वैल्यू कितना है 50। तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा ओवरऑल टोटल।
अब यहाँ पर से जब V2 निकालेंगे तो क्या होगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू में 50, तो 8 पचे 40, ओवरऑल 400 वोल्ट। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। कैसे निकाले, यहाँ पर मेनली यही था कि जब हम लोग सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के देखते हैं, सेटिस्फैक्ट्री सप्लाई वोल्टेज के केस में हमारा V/F जो रखते हैं वो कांस्टेंट रखते हैं। मेनली हमको यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था और इस कॉन्सेप्ट से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। V/F कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, सेटिस्फैक्ट्री सप्लाई वोल्टेज जहां भी कहा वहां पर V/F को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। कैसे बनता है वो समझ में आ गया। V1/F1 इक्वल टू V2/F2 करेंगे तो वहां से हमारा V2 का वैल्यू निकल जाएगा। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द रोटर शाफ्ट। करा इसमें से कौन जो हमारा है वो रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करता है। तो रोटर शाफ्ट को हमको कौन सपोर्ट करता है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको याद रखना चाहिए। तो ये हमारा होता है बॉल बेयरिंग। क्या होता है, बॉल बेयरिंग। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा शाफ्ट रहता है और शाफ्ट पर इस तरीके का एक बेयरिंग रहता है जिसमें किस तरीके से बना हुआ होता है, गोली इसमें लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, बेयरिंग होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉल बेयरिंग। तो हमारा शाफ्ट पर क्या लगा हुआ होता है, शाफ्ट को सपोर्ट कौन देता है, तो हमारा बॉल बेयरिंग देता है। तो इसको याद रखिएगा डायरेक्टली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 1.2 ओम। करा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क पर हमारा क्या इसका वैल्यू होगा, स्पीड का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जैसे आपको क्वेश्चन में दिखे रोटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और रिएक्टेंस दिया हुआ है, दोनों एक स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस दिया हुआ है। तब इस केस में एक फार्मूला आप जब टॉर्क इक्वेशन टाइप किए तो वहाँ पर पढ़े होंगे एसएम इक्वल टू होता है हमारा आर अपॉन में एक्स होता है। देखिए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी किए थे, देखिए कहाँ किए देख लेते हैं एक बार। आर अपॉन में एक्स होता है, आर अपॉन में एक्स ये होता है। तो इससे हमारा एसएम निकलता है। ऐसा मतलब क्या कि मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप का वैल्यू। तो यहाँ पर ये स्लिप का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो आर हमारा कितना दिया हुआ है, आर हमारा 0.3 है तो यहाँ लिखेंगे 0.3 और यहाँ पर हमारा रिएक्टेंस कितना है 1.2। इसको तो हम लोग कट करेंगे तो कितना टाइम्स में कट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। मतलब क्या हो गया यहाँ पर जब 1/4 को डिवाइड करेंगे 0.25। तो ये क्या वैल्यू आ गया, ये हमारा स्लिप का वैल्यू आ गया। स्लिप हमारा कितना है 0.25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या निकालना था, हमको निकालना था रोटर का स्पीड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए अब हम लोग पहले एनएस को निकाल लेते हैं। एनएस बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं 120 एफ अपॉन में पी, 120 एफ अपॉन में पी। तो 120 एफ का वैल्यू हमारा कितना है, एफ का वैल्यू हमारा 50 है और पी का वैल्यू हमारा कितना है, पी का वैल्यू हमारा 4 है। तो 4 3 जा 2 30। यहाँ पर ओवरऑल कितना आ गया 1500। ये 1500 हमारा क्या आ गया, तो 1500 हमारा एनएस का वैल्यू आ गया। अब हम लोग एनआर का वैल्यू को निकालना है क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क का मैक्सिमम जब हमारा स्लिप था उस केस में हमारा एनआर का वैल्यू निकालना है। एनआर इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस के एस और इंटू में एनएस होता है। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस के एस का वैल्यू हमारा है 0.25 और इंटू में हमारा एनएस का वैल्यू जो है वो कितना है, एनएस का वैल्यू हमारा कितना है 1500। ध्यान से देखिएगा कुछ है नहीं इसमें, 1500 है। तब यहाँ पर देखिए इसको जब घटाइएगा तो वैल्यू कितना आएगा 0.75 इसका वैल्यू आएगा और इंटू में जब इसको 1500 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है वो ओवरऑल आता है कितना, देखिए 1500। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा वैल्यू आएगा 1125। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे निकाले, देखिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको जो है वो डर लग जाता है कि पता नहीं कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बस थोड़ा सा समझिएगा। क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में रोटर रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और फिर हमारा स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस दिया हुआ था। अब देखिए इसमें पहले अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को अगर हम नहीं देखते हैं तब देखिए कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है हमारा रोटर के स्पीड को निकालने का। रोटर के स्पीड को निकालने का बस दो ही चीज चाहिए हमको। जब तक हमको स्लिप नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोटर स्पीड को निकाल नहीं सकते हैं। पोल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग एनएस के वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा स्लिप नहीं दिया हुआ रहेगा तब तक रोटर स्पीड तो नहीं निकाल सकते हैं। अब हमको दिमाग लगाना था इसमें कि स्लिप हम लोग कहाँ से निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि मैक्सिमम टॉर्क पर जो हमारा स्लिप का वैल्यू होता है वो आर अपॉन में एक्स होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वही बोले थे। कुल मिलाकर 4-5 फार्मूला आप याद रखें। ये जो फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे आधारित अनगिनत क्वेश्चन जो भी आपको हम एक टाइप क्वेश्चन का बता रहे हैं, एक टाइप से लैंग्वेज चेंज करके 50-50 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप का क्वेश्चन कभी 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 18 में पूछा, मतलब रेगुलर बेसिस पे पूछता है। ये सब जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, हमें भले इसमें आपको लगे कि 40 क्वेश्चन ही मास्टर करवाया है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन 600-650 क्वेश्चन का एक क्रीम है। जो 650 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, उसका जो क्रीम है वो यही 40 क्वेश्चन है। ये 40 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा।
तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है, एस एम इक्वल टू होता है आर अपॉन में एक्स। तो यहाँ से हमारा स्लिप का वैल्यू निकल गया, एन एस का वैल्यू इसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब एन आर के लिए हमको क्या चाहिए, एन आर के लिए हमको बस यही चाहिए एन एस इंटू में 1 माइनस के एस। यहाँ से एस मिल गया और एन एस हमारा वैल्यू पता ही है, तो एन आर निकाल लेंगे। तो उस तरीके से हम लोग एन आर को निकाल लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो ध्यान से और अच्छे से देख के पढ़िएगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हल्के में लेकर पढ़िएगा कि क्या ये पढ़ाएगा, क्या झूठ कैसी टाइम पास कर रहा है, तो उनके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो सीरियसली वे में अच्छे से अगर लेक्चर को देख लिए होंगे तो उनको अंदर से फील हो गया होगा कि क्या मास्टर जो हमारा, आप अगर भाई समझते हैं तो भाई, अगर आप हमको टीचर समझते हैं तो टीचर, जो आपको इच्छा है वो आप समझिए। तो अगर अच्छे से अगर आप देखे होंगे तब लगा होगा कि नहीं दम का कंटेंट दिया है, मतलब कंटेंट में दम है। क्योंकि ये कंटेंट भले आपको लगता होगा कि 20 क्वेश्चन बनाने में क्या समय लगता है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन बनाने में अप्रॉक्स हमको 3 घंटा समय लगता है, क्योंकि क्वेश्चन को छांटना पड़ता है और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं हो। फुल क्रीम ये है पूरा, ये जो यूनिट है जो आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, इस यूनिट का पूरा क्रीम है। चाहे वो सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे वो जेई के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये सेशन। तो ध्यान से देखिए और जितना क्वेश्चन कराया जाता है सारे को एक कॉपी में नोट डाउन करिए। जो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं वो कॉपी में नोट डाउन करिए, और जो जेई वाले हैं वो इच्छा जो क्वेश्चन आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता है तो उसको लिखने का क्या फायदा, जो नहीं आता है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन सेमेस्टर वाले सारे क्वेश्चन को लिखिएगा। क्या है नेक्स्ट हमारा, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज हाफ द स्टार्टिंग टॉर्क बिकम। अब देखिए स्टार्टिंग टॉर्क से कल भी क्वेश्चन हम बताए थे, टॉर्क से टॉर्क हमारा क्या आता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये रिलेशन था, इसी पर हमको काम करना है। पूरा फॉर्मूला नहीं भी याद हो टॉर्क का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना हमारे लिए जरूरी है वो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो टॉर्क हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो, वी स्क्वायर दे दे या ई स्क्वायर दे दे या ई स्क्वायर दे दे, तो ये भी हमारा होता है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज को। तो यहाँ पर टॉर्क जो हमारा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वी स्क्वायर। अब क्या कर रहा है कि द सप्लाई वोल्टेज इज हाफ, अगर सप्लाई वोल्टेज को हाफ कर देंगे तब हमारा क्या होगा, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ करिएगा v/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 4, मतलब पहले जो टॉर्क होगा उसका 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्या कहता है कि व्हेन इंडक्शन मोटर इज एट स्टैंड स्टिल द स्लिप इज, स्लिप हमारा क्या आता है स्टैंड स्टिल के केस में 1 होता है। कैसे होता है इसको भी देखिए समझिए, रटने से कोई फायदा नहीं है, सब कुछ समझिए। तो देखिए स्लिप बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं एन एस माइनस के एन आर अपॉन में एन एस, यही तो पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। अब जब ये स्टैंड स्टिल है मतलब रुका हुआ है, तब उस केस में रोटर का स्पीड तो होगा नहीं। अब रोटर हमारा मोटर जब रुका हुआ है तो रोटर तो रोटेट करते नहीं रहता है, तब उस केस में हमारा एन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा एन एस माइनस के 0 अपॉन में एन एस, मतलब क्या हो गया एन एस अपॉन में एन एस, ये कटेगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहाँ पर एस इक्वल टू हमारा 1 आता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जितना आप समझ के पढ़िएगा उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। कितना एग्जाम में पूछा गया, अनगिनत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट होता है वो डायरेक्टली देखता है स्टैंड स्टिल, अच्छा रुका हुआ है मतलब स्लिप का वैल्यू 0, डायरेक्ट 0 मार देता है। ऐसा होता नहीं है, रुका हुआ है मतलब स्लिप का वैल्यू 1 होता है। स्लिप का वैल्यू 0 कब होगा, जब हमारा ये देखिए ये भी देख लीजिए कि 0 कब होगा, तो आप खुद सोचिए 0 कब होगा। तो 0 होने के लिए क्या चाहिए, स्लिप का वैल्यू हमारा एस इक्वल टू हमारा होता है एन एस माइनस के एन आर अपॉन में एन एस, यही तो हमारा होता है। अब देखिए इसको 0 होने के लिए क्या चाहिए, तो 0 होने के लिए हमारा जो चाहिए वो 1 अपॉन में 0 रहता है तो ये इन्फिनिटी होता है, 0 अपॉन में 1 रहता है तो वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए एन एस है, और अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एन एस माइनस के एन एस, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 0 अपॉन में एन एस, 0 बाई एन एस बराबर क्या आ जाएगा 0। तो जब ये सिंक्रोनस स्पीड पर होगा तो उस केस में हमारा स्लिप जो होगा वो 0 होगा। स्लिप क्या है, लैगिंग है, स्पीड का लैगिंग है कि कितना से वो लैग कर रहा है, वही हमारा होता है स्लिप। अगर एनएस से वो रोटेट कर रहा है मतलब स्लिप कहाँ हुआ, एनएस से हमारा स्टेटर फ्लक्स भी है और एनएस से ही हमारा रोटर रोटेट कर रहा है, तो मतलब उसमें तो स्लिप हुआ ही नहीं, उसमें कोई अंतर होगा नहीं। इसलिए हमारा इस केस में हमारा राइट आंसर 0 होगा, और जब एनएस बराबर एनएस हो जाएगा मतलब एनआर बराबर एनएस हो जाएगा तब उस केस में 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का भी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। क्वेश्चन यही सब रहता है, बस लैंग्वेज चेंज करता है थोड़ा सा। विच मेथड इज नॉट यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, कह इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम लोग स्पीड कंट्रोल में नहीं यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो कास्केड मेथड ये हम आपको बताए हैं, रोटर रेजिस्टेंस मेथड बताए हैं, और स्लिप पावर कंट्रोल मेथड ये भी हम आपको बताएं। ओवरऑल 3 मेथड बताएं, लेकिन चेंजिंग द पोल मेथड ये आपको हम बताए नहीं, क्योंकि चेंजिंग द पोल मेथड यह जो हमारा है चेंजिंग द पोल मेथड यही इसका आंसर होगा। और चेंजिंग द पोल मेथड कहाँ यूज होता है, तो ये हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हमारा होता है, क्योंकि वहां पर अपने हिसाब से पोल का जनरेशन होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना पोल का जनरेशन होता है। और अगर पोल का जनरेशन देखिए हम लोग क्या पढ़े एन एस इक्वल टू फार्मूला, इसी फार्मूला से रिलेटेड है 120 एफ अपॉन में पी।
तो अगर हम पोल को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड जो है वो चेंज करेगा, तो इससे हम लोग मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कैसे मोटर को, तो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, चेंजिंग दी पोल मेथड। बाकी सारे मेथड जो हम यूज करते हैं वो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है कि द टाइप ऑफ स्टार्टर रिकमेंडेड फॉर 20 किलोवाट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए इसका हम एक डाटा आपको लिखवा देते हैं, ये डाटा का आप लोग लिख लीजिए, हम लिख के रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है, वैसे याद रहना चाहिए डाटा। देखिए हम पहले लिख देते हैं, हम लोग सबसे पहले जानते हैं डॉल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये जो यूज होता है वो हमारा कहाँ तक यूज होता है, तो लेस देन 5 किलोवाट। याद रखिएगा सबसे कम में जो हमारा यूज होता है वो डॉल यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है क्या, स्टार डेल्टा। क्या आता है, स्टार और डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा। तो ये नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अप टू ये 15 मतलब एचपी तक हमारा होता है। यहाँ पर ये 5 एचपी तक यूज होता है और ये हमारा 15 एचपी तक होता है। ठीक है, 5 हॉर्स पावर तक, ये 15 हॉर्स पावर तक। दूसरा हो गया। तीसरा हमारा जो है वो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। क्या है, रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस हमारा कहाँ तक यूज होता है, तो ये हमारा यूज होता है अप टू 25 तक। कितना, अप टू 25 हॉर्स पावर तक। और सबसे लास्ट हमारा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो हमारा होता है ये कहाँ तक यूज होता है, तो हमारा ये मोर देन 25 तक यूज होता है, मोर देन 25 तक यूज होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको लेने का मकसद मेनली यही था कि आपको कुछ बात को हम बताएं, अच्छे से बताएं। तो यहाँ पर क्या कहा कि द टाइप ऑफ स्टार्टर रिकमेंडेड फॉर 20 किलोवाट। 20 किलोवाट मतलब क्या, 20 किलोवाट वाला हमारा किस में आता है, रोटर रेजिस्टेंस। लेकिन देखिए कहीं पर भी रोटर रेजिस्टेंस इसमें ऑप्शन दिया है, स्टार डेल्टा दिया है, तो स्टार डेल्टा अप टू 15 एचपी तक होता है। दूसरा हमारा दिया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वो 5 एचपी तक होता है। फिर दिया ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, वो 25 एचपी, ये जो हमारा होता है मोर देन 25 एचपी तक होता है। और स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये तो हमारा इसका तो वैल्यू इसमें है ही नहीं। तो हमारा ओवरऑल जो वैल्यू आता है वो कर रहा है यहाँ पर 20 किलोवाट। तो 20 किलोवाट अगर कहता तो वो हमारा होता रोटर रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में है नहीं रोटर रेजिस्टेंस। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर 15 वाट का तो हम 15 हॉर्स पावर वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 किलोवाट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये 25 हॉर्स पावर से एवं तक के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर मारना होता है, ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन में नहीं है, नहीं मिल रहा है तो क्या मारे, क्योंकि टीचर तो बताया कि रेजिस्टेंस स्टार्टर हमको इसमें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज करते हैं 25 हॉर्स पावर तक के लिए, लेकिन यहाँ पर तो वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या मारेंगे, तो उसके नेक्स्ट नीचे वाला मानेंगे। क्योंकि अगर जो 25 हॉर्स पावर तक चला सकता है रोटर रेजिस्टेंस, तो उसके आगे वाला तो उसको चला ही सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इसमें सही आंसर मारेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज। लो वैल्यू ऑफ स्लिप में हमारा टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जब अगर लो वैल्यू कहेगा तो लो वैल्यू में हमारा टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस होता है, और यहीं पर अगर हाई वैल्यू ऑफ स्लिप कहा तब उस केस में टॉर्क जो हमारा आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस होता है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो वैल्यू ऑफ स्लिप रहेगा तो टॉर्क हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, और अगर हाई वैल्यू स्लिप रहेगा तो उस केस में टॉर्क जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस होता है। तो यहाँ पर क्या है लो वैल्यू, तो लो वैल्यू में क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, इन केस ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज हैज। डबल केज इंडक्शन मोटर, जो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी है वो इसको नहीं पढ़े हैं, डबल केज इंडक्शन मोटर नहीं पढ़े हैं, और साथ ही साथ डीप बार मेथड जो होता है वो भी आप लोग नहीं पढ़े। तो ये जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको भी आपको पढ़ा दे। लेकिन यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान दीजिएगा, याद करने वाला पॉइंट क्या है, याद करना बहुत जरूरी है। चाहे डबल केज इंडक्शन मोटर किस लिए हम यूज करते हैं, उसके मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए इसलिए यूज करते हैं। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, डबल केज इंडक्शन रोटर में क्या करा, इनर केज के पास, तो इसमें दो केज होता है, एक आउटर केज होता है, मतलब ये जो इसे होता है डबल केज मतलब देखिए क्या हुआ, इसको देखिए आप थोड़ा सा हम समझा देते हैं, बाकी फिर आप लोग अपना हिसाब से पढ़िएगा। देखिए इस तरीके से हमारा बनता है, तो एक अंदर ये देखिए बाहर के आउटर केज हो गया और ये हमारा इनर केज हो गया, दोनों केज हो गया। तो आउटर केज जो होता है, आउटर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और इंडक्टेंस जो हमारा होता है वो कम होता है। वहीं पर इनर केज की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से जैसे कि हम लोग
जो आप लोग पढ़ाए थे, हम लोग जो पढ़े थे हम लोग क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो हम लोग क्या देखे थे कि जो एक्जुलरी बाइंडिंग था, एक्जुलरी बाइंडिंग का क्या होता था, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था और इंडक्टेंस कम होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटर केज होता है उसका रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखते हैं और इंडक्टेंस को कम रखते हैं, और इनर वाला का क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। तो वही हमारा कह रहा था, इन केस ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज हैज, इनर केज के पास क्या आता है, तो लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। देखिए क्या है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस कहाँ है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा है। हाई इंडक्टेंस कहाँ गया, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन नंबर ए है। इंडक्टेंस हमारा हाई होगा और रेजिस्टेंस हमारा लो होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर अगर आउटर केज का आता तो क्या आता, हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए SAE में पूछा है, WSPSC यहाँ 2005 में ये पूछा था। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट करता है इस तरीके का क्वेश्चन। द मेन एडवांटेज ऑफ स्क्वायरल केज मोटर, स्क्वायरल केज मोटर का मेन एडवांटेज क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर विद्यार्थी को देखते हैं और वहाँ पर अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया हुआ रहता है तो मोस्टली 90% विद्यार्थी जो होता है वो ऑल ऑफ द अबव ही मार देता है, भले उसको कुछ समझ में आए चाहे ना है, वो ऑल ऑफ द अबव मारता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, जरूरी नहीं है कि अगर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो उसका आंसर वही होगा। तो थोड़ा ध्यान से पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। तो पहले हमारा क्या है, स्क्वायरल केज मोटर है। तो पहली बात तो ये है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो हाई होगा नहीं। तो अब यहाँ पर अगर इसको हमको एलिमिनेट करना होगा इसमें से, तो ए नंबर तो होगा नहीं। जब ए नंबर होगा नहीं तो ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं, तो ए और डी खत्म। अब हमारा बचेगा सी और बी। तो क्या करा है कि इट इज चीप एंड रिबॉस्ट, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज में यही पढ़े हैं कि ये जो हमारा होता है वो सस्ता होता है और रिबॉस्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी क्या है, इट रन ऑलवेज एट सेम स्पीड रिस्पेक्टिव टू लोड, लोड के हिसाब से करा कि लोड का जो लोड के जो हिसाब होता है उसी स्पीड से ये सेम स्पीड से रन करता है। लोड बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है। लोड बढ़ता है तो स्पीड घटता है, ये इसमें हम लोग पढ़े हैं। तो ये तो हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो अगर यहाँ पर इलिमिनेट आप करना चाहें तो उसको इलिमिनेट भी कर सकते थे आसानी से, मतलब ऑल ऑफ दी अबव कैसे नहीं होगा वो आपको इलिमिनेशन से यहाँ पता चल जाता है। देखिए दो एग्जाम में पूछा गया और भी बहुत सारे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बतेरे तरीके से पूछा गया है। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को चेंज किया है और बाकी उसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है बस इतना ही कॉन्सेप्ट इनफ है आपके इस सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच टाइप ऑफ स्लॉट इज जनरली यूज इन इंडक्शन मोटर। कह रहा है इंडक्शन मोटर में हम लोग किस तरीके का स्लॉट यूज करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखे थे कि हम लोग सेमी क्लोज टाइप स्लॉट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, वो क्या है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग करंट ऑफ 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट एंड फुल लोड स्लिप ऑफ 5%. If the star delta starter is used to start the induction motor, the ratio of starting torque to the full load torque will be. तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जब ये आप स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये बताया गया होगा। ये एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, टी स्टार्ट अपॉन में टी एफ एल, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क। ये जो हमारा होता है वो आई स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग करेंट अपॉन में फुल लोड करेंट ISF, आई स्टार्ट और IFL मतलब फुल लोड। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छा से लिखते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहेगा सर आप तो सीधे फार्मूला लिखा देते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मूला नहीं लिखाएंगे तो आपको ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक याद नहीं करिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आई स्टार्ट अपॉन में IFL ये है और इसका स्क्वायर होता है और इनटू में हमारा होता है SFL। क्या होता है SFL, मतलब क्या हुआ कि आई स्टार्ट अपॉन में IFL मतलब आई स्टार्ट स्टार्टिंग करेंट अपॉन में फुल लोड करेंट का स्क्वायर इनटू में SFL, मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग जो फुल लोड का हमारा स्लिप होता है वो। तो यहाँ पर देखिए स्लिप का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 5% दिया है, मतलब स्लिप का वैल्यू हमारा क्या होगा 0.05। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। अब क्या कहा है कि फिर से पढ़िए, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करेंट ऑफ 6 टाइम ऑफ फुल लोड करेंट। फुल लोड करेंट का स्टार्टिंग करेंट जो है वो 6 टाइम है, मतलब आई स्टार्ट जो हमारा है वो 6FL है। क्या है 6FL है। अब इस केस में हम ये फार्मूला पर पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पर आई स्टार्ट जो हमारा है वो 6FL है और नीचे में हमारा IFL है, मतलब ओवरऑल FL है। या इसको डायरेक्टली कहिए ना, डायरेक्टली ये 6 टाइम है, क्योंकि क्या कहा कि स्टार्टिंग करंट जो हमारा है वो फुल लोड का 6 टाइम है, मतलब ये 6 अपॉन में 1 हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर हो गया क्या 6, तो 6 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर हमारा आएगा 36 36 आएगा और इंटू में हमारा स्लिप का वैल्यू कितना है 0.05, इसको करेंगे 0.05। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 6 × 30 के 0 हाथ में रह गया, 0 हाथ में रह गया क्या 3, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 0 हाथ में रहा 3, ठीक है।
और 5 तिहाई 15, 16, 17, 18, यहाँ पर हो गया 18। यहाँ पर हमारा है 0.05, स्लिप हमारा कितना है 0.05। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पर पॉइंट मारिए, 1 और 1 2, तो क्या आया 1.8। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा तगड़ा था, लेकिन इसमें बस एक फॉर्मूला मारे और ये आसानी से बन गया। तो इसी तरीके का होता है, क्वेश्चन देख के भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि क्या हमारे पास इसके लिए कोई फार्मूला है। अगर फार्मूला दिमाग में स्ट्राइक कर गया, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। और फार्मूला कुछ है नहीं ऐसा कि 1,000-2,000 फार्मूला है, मुश्किल से 10 से 15 फार्मूला इस यूनिट में है। 10 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट रिवीजन आपका इसका करा दें, एक शॉर्ट पॉइंट आपको लिखकर लिखवा दें। मेनली मन तो करता है बहुत कुछ करने का, लेकिन आप लोग का सपोर्ट जब नहीं मिलता है तो फिर मन जो है वो टूट जाता है। क्योंकि जब तक सपोर्ट ही नहीं मिलता, आप लोग जब वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो को देखते नहीं है, तो एक जो भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो टीचर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी हो, अगर मेहनत कर रहा है और उसका सही फल अगर आप उसको नहीं देते, तब उसका मनोबल टूट जाता है, उसका इच्छा नहीं होता। हम चाहते तो ये सेशन को रेगुलर वे में हम लेकर आते, लेकिन देखें कि कोई इंटरेस्ट उतना खास दिख नहीं रहा है। जब आप ही इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा तो हम क्यों अपना समय बर्बाद करें, क्यों अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो लेक्चर जो है वो इसी तरीके से आएगा, 2 दिन 1 दिन गैप करके। सपोर्ट जिस दिन से मिलने लगा आप लोग का रेगुलर बेसिस में जाएगा, और ये गारंटी देते हैं कि 3 महीना के अंदर में आपको इस काबिल तो बना ही देंगे कि एसएससी जेईई जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो पहले अगर 10-20 मार्क्स लेके आइएगा तो उससे बेटर है कि ये पढ़ के जाइएगा तो कम से कम 80-90 मार्क्स आपका आसानी से आ जाएगा। सिर्फ मतलब अगर हम टेक्निकल पढ़ाएंगे तो उतना नंबर तो आप उठा लीजिएगा, ओवरऑल टोटल 70 नंबर तक 60 नंबर तक आसानी से आ जाएगा, अगर सीरियसली वे में इसी तरीके से क्लास चला तो। लेकिन वो तभी चलेगा जब आपका सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाई एचपी हॉर्स पावर एसी इंडक्शन मोटर हैव फॉलोइंग प्रोटेक्शन, क्या क्या प्रोटेक्शन उसमें देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिंगल फेजिंग देते हैं, शॉर्ट सर्किट देते हैं, अर्थफोल्ड देते हैं, स्टॉरिंग देते हैं और ओवरलोड देते हैं। ये सब के सब हम लोग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद करिएगा डायरेक्ट, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद करना है, इसको समझना कुछ है ही और ना ही इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एन इंडक्शन मोटर इज सेड टू बी क्रॉलिंग। इंडक्शन मोटर को हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं, कब? तो क्रॉलिंग और कॉगिंग दोनों चीज आपको बताए थे। क्रॉलिंग में क्या है कि मोटर स्टार्ट तो होता है लेकिन वो अपने एक्चुअल स्पीड से नहीं, उसे बहुत ही कम स्पीड पर धीरे धीरे रेंग कर चलता है, मतलब बहुत ही स्लो चलता है। तो ये हमारा होता है क्रॉलिंग। कॉगिंग में क्या होता है कि डायरेक्टली लॉक हो जाता है, हमारा रोटर रोटेट ही नहीं करता, मतलब मोटर चलता ही नहीं। तो क्रॉलिंग जो हमारा होता है वो ये रेटेड स्पीड का 10 से 15% होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि इट रन एट 10 to 50% ऑफ रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड का 10 से 15% होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, नहीं तो क्रॉलिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि एक्चुअल स्पीड से बहुत ही कम होता है, लो स्पीड होता है। तो ये भी हमारा सही आंसर होगा, मतलब अपने अनुसार इसको सही मारना है। जहाँ पर जिस तरीके का ऑप्शन दिखे वहाँ पर। ये परसेंटेज का इसलिए लिए क्योंकि एक परसेंटेज, कभी कभी परसेंटेज का वैल्यू याद रहेगा तो उससे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादातर जो होता है वो स्टूडेंट को फंसाने के लिए परसेंटेज में ही ऑप्शन दे जाता है। तो उस केस में आपको याद रखना है कि इसका जो परसेंटेज होता है वो 10 से 15% होता है रेटेड स्पीड का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, इसमें हमारा 2 पैरेलल बाइंडिंग इन रोटर होता है। क्या होता है? 2 पैरेलल बाइंडिंग इन रोटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है अदर एग्जाम में। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे गए और बहुत ही अच्छे जॉब के लिए पूछे गए, जो अच्छे एग्जाम है उनमें पूछे गए जेईई के लेवल का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस अपने आप में है। एंड इंडक्शन मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड व्हेन। इंडक्शन मोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पर कब रन मतलब उसको चला सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड पर। तो इसका एक ही आंसर है जो आपको हम बताए भी थे क्लास में। ये हमारा होता है जब उसमें हम ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं, तब रोटर में अगर ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं तो वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एग्जाम में पूछा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। और इसको आप कंठस्थ बाय गॉड इसको कर लीजिए, याद ही कर लीजिए टोटल। इसका जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर, अगर कोई भी इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर रन कराना है तो उसके रोटर सर्किट में हमको ईएमएफ को इंजेक्ट करना पड़ता है, तो हमारा जो है वो ये सिंक्रोनस स्पीड पर ये रन करने लगता है। इसमें कॉमन सी बात अगर आप सोचे तो सोच भी सकते थे ये ऑप्शन से कि हम लोग जो है वो सिंक्रोनस मोटर में क्या करते थे, तो उसमें हम लोग रोटर पर सप्लाई भी देते थे और स्टेटर पर भी सप्लाई देते थे। इस वजह से हमारा जो है डबली एक्साइटेड वो था, तो हमारा जो है वो एनएस के स्पीड पर रन करता था। वही काम तो इसमें भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर में तो हम लोग रोटर पर सप्लाई नहीं देते थे। अब ये कह रहा है क्या कि हम ईएमएफ को इंजेक्ट करते हैं, ईएमएफ को देते हैं किसमें? रोटर सर्किट पर। अब रोटर सर्किट पर भी दे दिया, स्टेटर सर्किट पर भी है, दोनों पर दे दिए, तो फिर तो वो डबली एक्साइटेड हो गया, तो अपना नेचर तो चेंज करेगा ही, तो वो डायरेक्टली सिंक्रोनस मशीन की तरह रन करता है, तो सिंक्रोनस स्पीड पर वो रन करता है। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बस
क्वेश्चन ऐसा होता है लॉजिकल होता है, अगर थोड़ा सा आप उसमें लॉजिक अपना लगाते हैं तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, फालतू के सब लोग डरते हैं, मतलब थोड़ा सा होता है लेकिन उतना नहीं होता है कि आप उसको नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाइए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली, नो लोड स्लिप जो हमारा होता है जब लोड ही नहीं होगा तो एक्चुअल में वो जो स्पीड होता है वो अप्रॉक्स एनएस के करीब में होता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड के करीब में होता है। तब उस केस में हमारा क्या होता है, वो लेस देन 1% होता है। स्लिप का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1% होता है, बहुत ही कम स्लिप का वैल्यू होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बाई सिंक्रोनस वाटेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज मीन। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस वाटेज ऑफ इंडक्शन मोटर का मतलब क्या होता है। इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस वाटेज होता है वो क्या शो करता है, तो वो हमारा शो करता है रोटर इनपुट वाटेज। क्या शो करता है वो, रोटर इनपुट वाटेज। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डायरेक्टली ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो इसको कुछ समझना तो है नहीं, डायरेक्टली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है द फील्ड ऑफ एन इंडक्शन मोटर रोटर रोटेट रिलेटिव टू द रोटर एट। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में है, यहीं पर अगर आपको पूछ देता, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का लेने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको समझा दे कि क्वेश्चन आखिर कैसे आपको घुमा के पूछा जाता है। ये डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि स्लिप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप स्पीड क्या होता है। डायरेक्टली पूछ देता कि हमारा जो है वो सिंक्रोनस स्पीड और माइनस रोटर स्पीड हमारा क्या देता है, तो आप कहते स्लिप स्पीड। तो उस तरीके से ना पूछकर देखिए कितना बढ़िया से इसको घुमाया है। क्या कहा है, द फील्ड ऑफ इंडक्शन मोटर, फील्ड ऑफ इंडक्शन मोटर का दिया मतलब क्या हो गया, एनएस हो गया। रोटर रोटेट रिलेटिव टू रोटर, रोटर करा रोटेट करा रिलेटिव टू रोटर, कैसे रिलेटिव टू रोटर का मतलब क्या, रोटर स्पीड एनआर हो गया। अब एनएस माइनस के एनआर हमारा क्या देता है, ये बारा देता है स्लिप स्पीड, ये आपको पढ़ाए हैं। तो वही बात है, ये एई का क्वेश्चन है तो थोड़ा घुमा कर पूछेगा ही, तो एई कहा इसलिए ये घुमा के पूछा है, बाकी कुछ है नहीं। तो क्या था एनएस माइनस के एनआर, इसमें जिसको यहीं पर नहीं समझ में आएगा तो वो क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा। क्या कहता था, फील्ड ऑफ इंडक्शन मोटर, फील्ड कहा मतलब क्या, एनएस। अब जो रोटेट कर रहा है रिलेटिव टू रोटर, रोटर के रिलेटिव में वो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रोटर के रिलेटिव मतलब क्या होगा, रोटर का स्पीड तो एनआर, एनएस माइनस के एनआर करेंगे तो वो हमारा क्या देगा, स्लिप स्पीड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज का टोटल 20 क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसका कंप्लीट रिवीजन आपका हो गया ओवरऑल 40 क्वेश्चन में ही। और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सेमेस्टर के लिए एग्जाम हो चाहे वो जेई का एग्जाम हो, किसी भी जेई का। अब आप क्वेश्चन को उठाइए 3 फेज इंडक्शन मोटर का और उसको बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके कहिए कि सर आपने जो पढ़ाया इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आप एक बार कोशिश करिएगा, हम गारंटी देते हैं कि आपका क्वेश्चन बनेगा और बहुत ही अच्छे से बनेगा। अगर आप सीरियसली में इस लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो, अगर जब अच्छा से देखे ही नहीं, उसको समझे ही नहीं, बस उड़ा उड़ा के देख लिए, तो उससे फिर कोई बेनिफिट आपको होगा नहीं। 40 क्वेश्चन 40 कॉन्सेप्ट, 40 कॉन्सेप्ट नहीं भी कहिए तो 30 कॉन्सेप्ट अप्रॉक्स आपको मिला होगा। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से इसको नोट करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। इसमें आपको बस यही करना है कि इसको अच्छे से शेयर करिए सारे दोस्तों के पास जिसको कि इसको रिक्वायरमेंट है इस कंटेंट का, और अच्छे से हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका प्यार नहीं मिलेगा, तब हम इसको सीरियसली में अच्छे वे में चला नहीं पाएंगे, क्योंकि मेहनत लगता है और मेहनत का अगर सही फल नहीं मिले तो मतलब मेहनत करने का मजा भी नहीं आता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।